चलिए जी, जो सबसे कल हमने पढ़ा था पॉलिटिकल इफेक्ट क्या होते हैं, और आज हमने पढ़ना है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, कल के सवाल के अंदर जो हमने सीखा था ना, मेन एक ही चीज सीखी थी, सिस्टम्स, पॉलिटिकल सिस्टम्स और उनके आइडियोलॉजी, और सब चीजों का उसके सवाल भी आए तो उससे देख लेंगे जो बुक में आए हुए हैं। तो सबसे पहले अब आ जाता है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का पहले तो मतलब ये, आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा हुआ है ना, बिल्कुल वही। अब इसमें दो तीन चीजें, एक तो आपने लफ्ज माइक्रो और मैक्रो के बारे में आपका पता होगा। जो लफ्ज माइक्रो है ना, वो डिपेंड करता है इंडिविजुअल कंज्यूमर के ऊपर, उसका बिहेवियर वगैरह, एक मार्केट का बिहेवियर वगैरह, और एक इलाके का, एक रीजन का बिहेवियर। मतलब उनके लोगों की महंगाई से वो कितने इफेक्ट हो रहे हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या उसमें उन पर अफेक्ट कर रहा है उनको। तो माइक्रो का ये याद करने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग लेनी है। माइक्रो का ताल्लुक किसके साथ है? कंज्यूमर के साथ, मार्केट के साथ, कंपटीशन और कंपटीशन इन द मार्केट। बस ये माइक्रो लेवल। मतलब माइक्रो लेवल क्या है? कंज्यूमर का बिहेवियर और एक मार्केट, उसके अंदर जो मसाइल आएंगे, जो फैक्टर्स अफेक्ट हो रहे हैं या हो सकते हैं, उनकी बात होती है, उसे हम कहते हैं माइक्रो लेवल। और मैक्रो ओवरऑल इकोनॉमी, पूरे मुल्क की, पूरे रीजन की। मैक्रो में क्या आएगा? ब्रॉड टर्म है ये, अफेक्ट द एंटायर इकोनॉमी ऑफ द ऑल पार्टिसिपेंट। मतलब जितने लोग उस एक चीज से अफेक्ट हो सकते हैं वो सारे, वो मैक्रो लेवल होगा। सिर्फ एक नजर पड़ना है और खत्म, याद तो बिल्कुल नहीं करना। इकोनॉमिक साइकिल, साइकिल का मतलब होता है एक साल से दूसरे साल तक क्या चेंज आया, 12 महीनों में कितना इकोनॉमी के अंदर चेंज आया, उसे कहते हैं इकोनॉमिक साइकिल। इकोनॉमी साइकिल या इकोनॉमिक साइकिल मतलब ये आपको पता होना जरूरी है। इज यूज डिस्क्राइब हाउ द नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री इंक्रीज या डिक्रीज फ्रॉम वन ईयर टू द नेक्स्ट ईयर। खत्म। फिर आ जाता है स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक साइकिल। स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक साइकिल वो इकोनॉमिक्स वाले ही हैं कि आपके पास सबसे पहले को कहता है, एक लफ्ज होता है ग्रोथ, एक होता है लफ्ज रिसेशन। ग्रोथ का मतलब होता है इकोनॉमी में इंक्रीज आया है, इनकम में इंक्रीज आया है, और रिसेशन का मतलब है डिक्रीज आया है। और 4 स्टेजेस होती हैं। पहले बूम, ये जरूरी नहीं कि पहले बूम ही हो, बूम का मतलब है आपके मुल्क की इकोनॉमी पीक पर है। फिर उसके बाद ऐसी बात है अरूज के बाद जवाल। तो फिर रिसेशन, रिसेशन का मतलब है डाउनफॉल। और फिर डिप्रेशन या ट्रॉफ। ट्रॉफ का मतलब ही क्या होता है? रिसेशन, बुरे हालात। ऐसा ट्रॉफ का लफ्जी मतलब होता है नैरो, मतलब इकोनॉमी इतनी स्पीड में उस तरह से चल नहीं रही। और उसके बाद रिकवरी। ये वही है, इस कुछ इस तरह से जो आप लोग इकोनॉमी के साइकिल बनाते थे। सिर्फ आपको पता होना चाहिए, और ये सवाल अगर पेपर में आ भी जाता है तो ना भी कुछ आता हो, ये एमसीक्यूज में आ सकता है, वैसे सवाल नहीं आएगा। अच्छा, इस इकोनॉमिक साइकिल के अंदर ये एमसीक्यूज आपका यहां से एक बन सकता है, ये भी याद करने की जरूरत नहीं। गवर्नमेंट का क्या रोल होता है, और एक मैनेजर का जो बिजनेस मैनेज कर रहा है उसका क्या रोल? गवर्नमेंट का क्या रोल होगा कि वो इकोनॉमी रिसेशन में चली जाए या बूम पे रहे? बूम पे रहे। और अगर रिसेशन में जा रही है तो क्या करे? ऐसी पॉलिसीज बनाए कि वो जल्दी जल्दी रिकवर हो जाए। बस यही लिखा हुआ है। गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसी यूजुअली ट्राइज टू अचीव कंटिन्यूड इकोनॉमिक ग्रोथ, बट इफ रिसेशन बिकम अनअवॉइडेबल, अगर रिसेशन हो चुकी है, हम उसको नहीं रोक सके, पॉलिसी इज देन एम्ड एट मेकिंग द रिसेशन एज शॉर्ट, एज माइनर एज पॉसिबल।
रिसेशन का टाइम जितना कम हो सकता है, जल्दी जल्दी रिकवरी स्टेज में आ जाए। बिजनेस के मैनेजर का क्या रोल होगा? एक ऊपर वाला क्या था, मुल्क, मुल्क अगर डाउनफॉल में जा रहा है, अब क्या है, एक बिजनेस डाउनफॉल में जा रहा है, तो मैनेजर क्या करेगा? बिजनेस मैनेजर्स नीड्स टू बी कॉग्निसेंट ऑफ द स्टेज। कॉग्निसेंट का मतलब क्या होता है? कॉग्निसेंट, बी अवेयर, मतलब कॉन्शियस रहना, ऑफ द स्टेज ऑफ इकोनॉमिक साइकिल इन ऑर्डर टू मेक एंड इंप्लीमेंट इफेक्टिव बिजनेस। कहते हैं उसे हर साइकिल के बारे में क्लियर पता होना चाहिए ताकि वो अपने डिसीजन ले सके। बूम पर होंगे तो क्या डिसीजन लेने हैं, रिसेशन पे होंगे तो क्या डिसीजन लेने हैं, रिकवरी हो या डिप्रेशन हो, तो वो उसके बारे में अगर उसे अवेयरनेस है तो वो अपने डिसीजन, ये सिर्फ आपको आइडिया होना चाहिए। गवर्नमेंट का क्या है, गवर्नमेंट चाहती है कि बूम पे रहे इकोनॉमी, और अगर रिसेशन में चली जाती है तो एज अर्ली एज पॉसिबल रिकवरी। फिर मैनेजर क्या है, उसे हर स्टेज का क्लियर पता होना चाहिए ताकि वो बिजनेस स्ट्रेटजी बना सके। यहां से पेपर में सवाल आपको एमसीक्यूज में आएगा, सिर्फ यहां पर ये सवाल आपका एमसीक्यूज में भी आ सकता है और 6 नंबर का सवाल अलग से लिखना भी आ सकता है। इंडिकेटर, इकोनॉमिक इंडिकेटर, पता कैसे चलेगा इकोनॉमी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है? चलिए सी बात है, स्टॉक एक्सचेंज देखेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट देख लेंगे, इन्फ्लेशन का रेट देख लेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट देख लेंगे, ये सारी चीजें हैं, इन इंडिकेटर के नाम है, ये हमें पता है, लेकिन वो कहता है इस इंडिकेटर का ये नाम है। 3 तरह के इंडिकेटर है। पहली बात है कि अगर लफ्ज आ जाए ना इकोनॉमिक इंडिकेटर, पेपर में सवाल क्या आ सकता है आपको 6 नंबर का, डिफाइन इकोनॉमिक इंडिकेटर एंड टाइप्स ऑफ द इंडिकेटर डिफाइन करें, और एक एक दो एग्जांपल भी दे। ये आपका 6 से 8 नंबर का सवाल है। इकोनॉमिक इंडिकेटर इकोनॉमी की हेल्थ बताएगा। इंडिकेटर, इकोनॉमी को बुखार है या तेज बुखार है। इकोनॉमिक इंडिकेटर का मतलब क्या है, ऐसे इंडिकेटर जो इकोनॉमी बताएं कि इकोनॉमी ग्रोथ में है, रिसेशन में है, डिप्रेशन में, उसे बोलेंगे इकोनॉमिक इंडिकेटर। और 3 तरह के इकोनॉमिक इंडिकेटर होते हैं, एक लीडिंग, कोइंसिडेंट, लैगिंग। अगर इन लफ्जों के आपको नाम का भी पता है ना तो आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। पहला डेफिनेशन देखिए, इकोनॉमिक इंडिकेटर इज द इंफॉर्मेशन, क्या इंफॉर्मेशन है, ऑन अ मैक्रो लेवल, यहां से हेल्प इन इवेल्युएटिंग द ओवरऑल हेल्थ ऑफ द इकोनॉमी। तो इकोनॉमिक इंडिकेटर क्या है, वो इंफॉर्मेशन है मैक्रो लेवल पे जो आपको किसी इकोनॉमी के बारे में बताते हैं। 3 तरह के इंडिकेटर है, लीडिंग, कोइंसिडेंट और लैग। जो लीडिंग वाले हैं ना वो कौन से हैं, यहां तक, यहां से यहां तक, ये वो इंडिकेटर है। और ये डेफिनेशन है, द इंडिकेटर आर यूज्ड टू फोरकास्ट at what stage of the economy will be at some future। अगले 3 से 12 महीनों में आपकी इकोनॉमी किधर जा रही है, ये जो बताते हैं उन्हें कहते हैं लीडिंग इंडिकेटर। आने वाले 3 से 12 महीनों में आपकी इकोनॉमी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, उसकी ग्रोथ कम होगी या ज्यादा होगी, ऐसे इंडिकेटर को बोलते हैं लीडिंग इंडिकेटर। आपने देखा होगा कि शायद जिस लोग का इंटरेस्ट होता है इस मामले में, या सोने की कीमतें आने वाले दिनों में बढ़ जाएंगी, ये इंडिकेटर है। सोने की कीमतें कम हो जाएंगी, यार फलां कंपनी के शेयर खरीद लो, ये बढ़ जाएगी इसकी प्राइस। आने वाले दिनों में पेट्रोल की कीमतें बढ़ जाएंगी, कम हो जाएंगी। ये जो फ्यूचर का इंडिकेटर बता रहा है ना, आपको पता है ये सारे इंडिकेटर आपकी इकोनॉमी को तो डिफाइन करते हैं। तो ऐसे इंडिकेटर को क्या बोलते हैं? तो लीडिंग इंडिकेटर के बारे में अगर कोई पूछे तो क्या बताओगे? जो 3 से 12 महीनों के बारे में, फ्यूचर के बारे में क्या होने वाला है, वो इंडिकेटर लीडिंग इंडिकेटर कहलाते हैं। पढ़ ले एक नजर। वो कहता है कि फोरकास्ट व्हाट स्टेज ऑफ द इकोनॉमी विल बी इन एट some time in the future, these indicator in a particular indication whether a peak या trough का मतलब क्या है, recession will be reached in the following
3 to 12 फॉलोइंग आने वाले आने वाले कौन से इंडिकेटर है? स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट है ना, वो जो आए दिन कहते हैं जी स्टॉक मार्केट का अब ये इंडेक्स चलेंगे, ये स्टॉक मार्केट इंडेक्स। इंडेक्स ऑफ बिजनेस कॉन्फिडेंस, ये क्या होता है? इंडेक्स ऑफ बिजनेस कॉन्फिडेंस, लोगों जो बिजनेस करने वाले लोग हैं ना, ये जैसे अगर बिजनेस मैन लोगों का अगर कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है, जाहिर सी बात है वो इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे, और जैसे स्टॉक एक्सचेंज के रेट्स बढ़ रहे होते हैं ना, ये लोग ये सोच रहे होते हैं कि यार अब इकोनॉमी ऊपर जाएगी, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और जैसे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बिजनेस बढ़ता है। फिर मैन्युफैक्चरिंग न्यू ऑर्डर्स, अगर आपके फ्यूचर में नए ऑर्डर आ रहे हैं आपके बिजनेसमैन लोगों को, मतलब नए ऑर्डर आ रहे हैं, नई चीजें बनवा रहे हैं लोग, तो क्या मतलब है? ग्रोथ हो रही है या रिसेशन है? और अगर ऑर्डर कैंसिल हो रहे हैं या ऑर्डर आ ही नहीं रहे तो इकोनॉमी फ्रीज हो रही है। पाकिस्तान के अंदर ये इंडिकेटर अरूज पे चला गया था मुर्शिद के दौर में, किधर, किस चीज का भला? कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में सीमेंट, सरिया, तकरीबन तमाम जो रियल एस्टेट का बिजनेस है ना, बूम पे चला गया। यह इतना बूम पे चला गया कि 5 लाख वाली चीज 15 लाख की चली। लोगों ने कहा बस पाकिस्तान तो पूरे का पूरा, तकरीबन इतना ज्यादा बिजनेस डेवलप हुआ। लेकिन अब उसी बिजनेस की अगर हम बात करें तो रिसेशन में है, रिसेशन में नहीं डिप्रेशन में है। मतलब कोई पूछता ही नहीं। अब कैसे पूछें? उन्होंने आधे मुल्क को तो सोसाइटी बना दिया। अब इतने बंदे नहीं है जितनी सोसाइटी है, ये तो एक एक बंदे को एक सोसाइटी मिल जाए। लेकिन जो भी था, तो जो नए मैन्युफैक्चरर्स के नए ऑर्डर है ना, ये भी एक इंडिकेटर है इकोनॉमी की ग्रोथ चेक करने का। फिर न्यू बिल्डिंग्स परमिट फॉर प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी आ भी गया। अगर प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज के परमिट मिल रहे हैं, वैसे ये उन मुल्कों के लिए ग्रोथ है जहां घर थोड़े, क्योंकि अगर नई नई सोसाइटीज बनेंगे ना तो कंस्ट्रक्शन का बिजनेस बहुत ज्यादा डेवलप होगा, क्योंकि वो ये इंटरलिंक्ड होते हैं ना, जिसमें बहुत सारे बिजनेस आ जाते हैं। पेंट का बिजनेस इसके अंदर आ जाता है, लकड़ी का बिजनेस इसके अंदर आ जाता है, तो बड़ा इंटरकनेक्टेड बिजनेस होते हैं, रोजगार बहुत बढ़ता है। और मनी सप्लाई, ये तो आपको पता है, मनी सप्लाई अगर बढ़ जाती है ना मुल्क के अंदर, तो इसका मतलब ग्रोथ हो रही है। सप्लाई ऑफ मनी बढ़ जाए तो ग्रोथ हो रही है, और अगर सप्लाई ऑफ मनी कम हो जाए इसका मतलब है रिसेशन में जा रहे हैं। तो ये वो इंडिकेटर, ये सारे इंडिकेटर हैं कौन से भला? लीडिंग। मेन सबसे बड़ा मसला ये वो इसमें से कोई इंडिकेटर देगा और आपसे पूछेगा बताओ ये लीडिंग है, कोइंसिडेंट है या लैगिंग है। अब आ जाए कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मतलब क्या है? अप डाउन। कोइंसिडेंट लफ्ज का मतलब क्या है? कोइंसिडेंट कुछ भी हो सकता है, अच्छे हालात भी हो सकते हैं, बुरे हालात भी हो सकते हैं। कहते हैं दीज इंडिकेटर्स दैट अकर एट द सेम टाइम एज अ पीक एंड ट्रॉफ। इसका मतलब जरा पहले सुनो। एट द सेम टाइम मतलब मैं कहता हूं दो बंदे बैठे हैं, एक की इनकम ज्यादा हो सकती है और एट द सेम टाइम दूसरे बंदे की इनकम कम भी हो सकती है। तो अगर मैं इनकम का स्टैंडर्ड रखूंगा ना, तो इसमें कुछ मुझे ऐसे लोग मिलेंगे जिनकी इनकम पर कैपिटा इनकम बहुत ज्यादा होगी, और कुछ ऐसे लोग भी मिलेंगे जिसकी एक बंदे की इनकम कम होगी। बिल्कुल ऐसे ही जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नंबर ऑफ पीपल इन एम्प्लॉयमेंट, किसी इंडस्ट्री में ज्यादा लोग एम्प्लॉयड है और किसी इंडस्ट्री में कम है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, किसी प्रोडक्शन की डिमांड ज्यादा है और किसी इंडस्ट्री की प्रोडक्शन कम है। फिर पर्सनल इनकम, ये भी ऐसा ही है, मतलब ये पीक पर भी है काम और ट्रॉफ स्टेज पर भी है। और मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेड सेल्स, वो कहते हैं दीज आर यूज्ड टू गवर्नमेंट टू असेस एट व्हाट स्टेज इन द साइकिल द इकोनॉमी इज इन, किस लेवल। फिर हम तो फिर एवरेज ही करके चेक करते हैं ना, तो यहां पर अगर इनमें से कोई भी आ जाए तो उसको हम कौन सा इंडिकेटर बोलेंगे? कोइंसिडेंट। लैगिंग, लैगिंग लफ्ज लैगिंग का मतलब क्या है? पीछे रह जाना। मैं तो कहता हूं टांगे खींचना। The indicators are used to assess whether an economy has reached a peak or trough 3 months after it would have occurred.
इन इंडिकेटर के अकर होने के बाद क्या होगा। लीडिंग में क्या है, आने वाले 12 महीनों में क्या होगा, और लैगिंग क्या है, इन इवेंट्स अकर होने के बाद क्या होगा। पहला सीपीआई, इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो इकोनॉमी किधर जाएगी। एक खास लेवल पर इन्फ्लेशन बढ़े तो इकोनॉमी इंप्रूव हो रही होती है, बहुत ज्यादा ना बढ़े। अगर इन्फ्लेशन कम हो ना तो डाउन साइज आता है, सर्द बाजारी जिसे कहते हैं। हाँ, ये ना हो कि इन्फ्लेशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, लेकिन 4-5-6% तक कहते हैं कि इन्फ्लेशन सही रहती है। उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट का रेट, एवरेज इनकम, बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड का तो पता है ना, इकोनॉमिक्स में आपने वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो बैलेंस होता है कि जिस मुल्क की इंपोर्ट ज्यादा है वो डाउनफॉल में है, जिसकी एक्सपोर्ट ज्यादा है वो बेहतर है। तो लैगिंग इंडिकेटर ये हैं, सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, अनएम्प्लॉयमेंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, एवरेज इनकम और बैलेंस ऑफ ट्रेड। और कोइंसिडेंट के हैं जीडीपी, नंबर ऑफ पीपल इन एम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्रियल। ये सिर्फ आपको एक एक लाइन की डेफिनेशन याद करनी है। ये वाला जो पेज है ना पेपर में इकोनॉमिक के अंदर सिर्फ ये आ सकता है, इसमें एमसीक्यूज भी बन सकते हैं ज्यादा, और शॉर्ट क्वेश्चन, ये आपको शॉर्ट नहीं 8 नंबर का सवाल आ सकता है, ये शॉर्ट नहीं होता। उसके बाद सिर्फ आपने कुछ टर्म्स देखनी है, ये 8 टर्म्स हैं, ये एमसीक्यूज में आ सकते हैं। पहुंचा या नहीं पहुंचा, और ये इसके अकरेंस के बाद ये क्या हो सकता है इसका मजीद। मार्केट कैपिटलाइजेशन का लफ्ज का मतलब क्या, इज द मार्केट वैल्यू ऑफ द पब्लिक ट्रेडिंग कंपनी। मार्केट वैल्यू ऑफ द कैसे फाइंड होगा, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय पर शेयर वैल्यू। मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है, बेसिकली मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी, मार्केट वैल्यू ऑफ द, और ये फाइंड कैसे होता है, नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाइड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ पर शेयर, या वहां से भी फाइंड कर सकते हो मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी, कॉस्ट ऑफ फाइनेंस से भी। एक होता है फ्री फ्लोट, एक होता है फुल कैप। ये टर्म्स का बस पता हो। वो कहता है द प्रोपोर्शन ऑफ द टोटल शेयर्स इशूड बाय द कंपनी आर रेडिली अवेलेबल फॉर ट्रेडिंग इन द स्टॉक एक्सचेंज। जो स्टॉक एक्सचेंज में आपके नंबर ऑफ शेयर्स ट्रेड हो रहे हैं, होता भला क्या है, एक कंपनी जरूरी नहीं कि सारे नंबर ऑफ शेयर्स ट्रेड करने के लिए दे दे। सपोज दैट अगर 500 एक कंपनी के टोटल शेयर्स हैं तो हो सकता है वो 400 की ट्रेड कर रही हो, 100 की। अथोराइज शेयर कैपिटल का कांसेप्ट आपने पढ़ा होगा कि इतने शेयर वो इशू कर सकती है, एक्चुअल में ट्रेड कितने हो रहे हैं और इशूड कितने हैं। जरूरी नहीं कि वो सारे ट्रेड के लिए ऑफर कर दे, हो सकता है उसने कैप लगा दी हो कि भाई इससे ज्यादा आपने ट्रेड नहीं करने। तो फ्री फ्लोट का मतलब क्या है, टोटल नंबर ऑफ शेयर बाय द कंपनी रेडिली अवेलेबल फॉर, और इसका फार्मूला क्या है, मार्केट वैल्यू पर शेयर मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स इन ट्रेडिंग एक्टिविटी। फिर फुल कैप, फुल कैप क्या होगा, सारे इंक्लूड ऑल द शेयर इशूड बाय द कंपनी। अगर 500 शेयर इशू किए हैं, 400 ट्रेड हो रहे हैं, तो ये फ्री फ्लोट और 500 फुल कैप। फुल कैप से मतलब ये होता है कि मैक्सिमम जितनी लिमिट तक आपने इशू कर दिए हैं। 100 इंडेक्स क्या मतलब होता है और ऑल शेयर इंडेक्स क्या होता है। 100 इंडेक्स आपने अक्सर देखा होगा, जब खबरें सुनते होंगे ना, वो कहेगा 100 इंडेक्स स्टॉक एक्सचेंज में इतना इजाफा हो गया। ये जब भी स्टॉक एक्सचेंज की बात होगी ना तो वो 100 इंडेक्स की बात करता है। इसका मतलब है उस मुल्क की टॉप 100 कंपनीज के अंदर क्या ट्रेडिंग हुई है, उस मुल्क के अंदर टॉप 100 कंपनीज के अंदर क्या ट्रेडिंग हुई है, उनके शेयर्स सेल परचेज कितने % हुए हैं। और ऑल शेयर इंडेक्स का क्या मतलब है, सारी। is the most recognized index of Pakistan Stock Exchange which include the largest companies on the basis of market capitalization। ये बड़ी कंपनीज का इंडेक्स है। और ऑल शेयर में कहते हैं consist all listed companies on Pakistan Stock Exchange on full cap methodology। किसके
इनका ना एक वो फार्मूला लगाते हैं कि जो इनके नंबर ऑफ शेयर्स की सेल परचेज हुई है ना, उसको ये एक इनका की फैक्टर होता है, उस पर डिवाइड कर देते हैं और 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जीडीपी, ये तो आपको पता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन क्या होती है? एक इकोनॉमी की टोटल इनकम, जिसमें वो कहते हैं कि वो ये चीज, वो सारी इकोनॉमिक्स है। ये is the monetary measure that total market value of the final goods and services produced within the country in a specific नॉमिनल और रियल। नॉमिनल का मतलब होता है जो आपने कमाया विद इन्फ्लेशन, और अगर उसमें से इन्फ्लेशन निकाल दो तो वो रियल। मिसाल के तौर पर आपने इस साल कमाया 500 रुपया, अब चीजें कितनी बेची? 4। पिछले साल लास्ट ईयर में 4 चीजें बेची, 400 कमा लेते हैं ताकि 100 रुपए की एक वैल्यू आए। अगली दफा आपने वही चीज की 5 चीजें सेल की और आपने कमाया 600 रुपया। अब इसमें से जो 500 रुपया तो 500 होना चाहिए था, वो जो 100 रुपए आपने एडिशनल कमाया है वो इन्फ्लेशन की वजह से उस चीज की कीमतें बढ़ गई थी, इसलिए आपको 600 मिल गया। तो अगर आप इस 500 600 में से 100 रुपया निकाल दें तो ये क्या बन जाएगा? रियल। और अगर 100 ऐड रहने दे तो क्या बन जाएगा? नॉमिनल। तो नॉमिनल जीडीपी होती है विद इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, और रियल क्या होता है? विदाउट इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। आज के लिए इतना ही। ये आपका इकोनॉमिक इंडिकेटर्स यानी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट खत्म हो गया। ठीक है, पॉलिटिकल भी हो गया, इकोनॉमिक भी हो गया। कल हमने इसका काफी लेंथी तो नहीं है, कोशिश करेंगे एक पूरा ही पढ़ लें। ये तो आपने सिर्फ एक नजर पढ़ना है और सिर्फ एक पेज याद करना है बस। ठीक है, 3 इंडिकेटर और उसकी डेफिनेशन, बाकी इसमें कुछ भी याद करने की जरूरत, बुक से जरूरत ही नहीं है। करना चाहते हो तो कर लो, टाइम भी नहीं है इतना आप लोगों के पास, पता है मुझे।